नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, आंसर राइटिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं और करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय निकलते देर नहीं लगती है दोस्तों। और जिस समय निकल चुका होगा उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय जो होता है ना, टाइम जो होता है वो किसी के लिए नहीं रुकता। आप पीछे हो जाएंगे, आपसे कोई आगे हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से अच्छी तरीके से बस पढ़ते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। विश्व में घटित कौन सी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों ने उपनिवेश विरोधी संघर्ष को प्रेरित किया? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी या भारत में कौन सी हुई थी जो उपनिवेश विरोधी संघर्ष जो भारत में हुए थे तो उनको प्रेरित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। देखिए, रीजंस बहुत हुए हैं। जो भारतीय लोग थे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, तो उनमें रीजंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे देशों के लोगों ने अपने राज्य सत्ता, जो सामंतवादी सत्ता थी, पूंजीपति वर्ग जो था, उसके खिलाफ में विरोध हुए और उन्होंने जीत भी हासिल की। और जो क्रांतियाँ हुई तो उन क्रांतियों ने भी महत्वपूर्ण संदेश दिया विश्व भर में, और विश्व में समानता, बंधुत्व और सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। तो इन सब चीज़ों ने भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको भी काफ़ी हद तक प्रेरित किया। ठीक है, तो अब राजनीतिक कारण के बारे में देखते हैं कि जैसे 18वीं सदी में एक घटना हुई थी कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो अब देखिए, फ्रांस में क्रांति होती है, यूरोप में क्रांति होती है, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर कौन आता है? हमारे भारत में टीपू सुल्तान के अंदर प्रेरणा मिलती है कि हमें भी लड़ना चाहिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो ब्रिटिश नीतियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी थी। उनके कार्य थे वो शोषणवादी थे, हमेशा शोषण करते थे, लगान का अधिक से अधिक वसूलना उनके कार्य थे। और जो भारतीय लोग थे उन पर अत्याचार, उत्पीड़न बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। तो इन सब बातों के खिलाफ में लोगों के अंदर आक्रोश भरा, और टीपू सुल्तान ने भी उस समय अंग्रेज़ों से लोहा लेने का जज्बा दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक युद्ध में लड़े भी थे, लेकिन अंततः लड़ते लड़ते मारे गए। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या था? जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जैसे जो चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे अगर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखना चाहेंगे तो 200 वर्ड केवल आपका फ्रांसीसी क्रांति में हो जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक चीज़ पूछी गई है कि देखिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आपको कारण गिनाने हैं। अब उनमें डायमेंशंस आपकी होनी चाहिए। जैसे चीज़ों को आप थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लिमिट दे दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायमेंशंस आपको रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ों ने प्रभावित किया, किससे प्रभावित हुए। जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हुआ, तो ये चीज़ें आप लोगों को बतानी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ कि जब 19वीं सदी हो रही होती तो उसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण होते हैं। तो जब इनका एकीकरण हो रहा होता है और ये लोग एक हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अब ये दोनों देश अलग अलग इन क्षेत्रों का एकीकरण होता है, लोगों में एक एकता की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें विश्व में चल रही थी तो भारत में भी लोगों को एक संगठित होने की प्रेरणा मिली। ठीक है, लोग एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने लगे। वो चाहे आपका स्वदेशी आंदोलन हो या आपका असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन के खिलाफ सभी लोगों ने मिलकर कार्य किया। जब विश्व में जो घटनाएं हो रही होती थी तो उनको देखकर भारतीय भी ललायित होते थे कि हमें भी ये, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सी घटना थी कि 20वीं सदी में हुआ क्या था कि आयरलैंड में होम रूल आंदोलन से भी प्रेरणा मिली। तो ये क्या हुआ, होम रूल आंदोलन भी कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता को प्रभावित किया।
और एक घटना हुई थी कि 1905 में हुआ क्या था कि जापान ने रूस को हरा दिया। यूरोप में सर्वोच्चता चल रही थी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता था रूस, रसिया। तो अब जापान ने जब रूस को हरा सकता है तो भारतीयों के मन में भी ये आया कि अगर जापान रूस को हरा सकता है तो भारतीय क्यों नहीं अंग्रेज़ों से लड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये घटना हुई थी 1905 में, तो लोगों के अंदर मन में भावनाएं और ज़्यादा जागृत होने लगी। जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो लोग पूरी दुनिया से परिचित थे, ठीक है। अब बहुत से ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, उस समय की जो परिस्थितियां थी उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन जो लोग जैसे होता ना कि जो हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय वर्ग था, ठीक है, मध्यम वर्गीय लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो तो एक्चुअली में पूरे विश्व को ध्यान में रखकर देख रहे थे ना कि किस तरीके से क्या चीज़ें विश्व में चल रही हैं। तो उनके अंदर भी आक्रोश था जो ब्रिटिशों के खिलाफ में। भारतीयों के जो मध्यम वर्गीय लोग थे तो उनके अंदर भी एक आक्रोश की भावना थी, और लोगों को देख भी रहे थे कि विश्व में ये घटनाएं हो रही हैं, तो उनके मन अंदर भी ये चीज़ जागृत हो रही थी कि हमें भी ब्रिटिशों के खिलाफ में लड़ना चाहिए, ठीक है। और क्या रीज़न हुए कि राजनीतिक कारण ये भी हुआ कि जैसे जो दोनों विश्व युद्ध हुए थे, तो विश्व युद्ध में भारतीयों को अनचाहे रूप से ढकेला गया था, ठीक है। न चाहते हुए भी भारतीयों को, भारतीय सैनिकों को उसमें हिस्सा दिलाया गया, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश का शासन था, और उसी शासन के फलस्वरूप ब्रिटेन ने भारतीय सेना को प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में भागीदारी बनाया, और प्रत्यक्ष रूप से भारत भी विश्व युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है, लेकिन सैनिकों के रूप में, इंग्लैंड के बिहाफ पर, ठीक है। तो अब जो लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना आ गई कि हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, और जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है कि आपको विश्व युद्ध में भाग लेना है या नहीं लेना है। ब्रिटेन अपने अधिकार से विश्व युद्ध में लोगों को भेजता है, अपने अधिकार से लड़ाता है, और बहुत सारे भारतीय लोग मारे भी जाते हैं। तो ये क्या है, भारतीयों के मन में बहुत बड़ी कुंठा टाइप में आने लगी, बहुत बड़ा आक्रोश मन में, बिल्कुल लड़ाई की भावना जागृत होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि एक राजनीतिक रूप से एक सशक्त विश्व जो कंट्री थी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के खिलाफ में लोगों का आक्रोश भड़कने लगा, ठीक है, और वो छोटी छोटी क्रांतियों और छोटे छोटे विद्रोहों के माध्यम से दिखाई देने लगा। वो चाहे किसान विद्रोह हो या किसी भी प्रकार के जो छोटी छोटी 1857 का विद्रोह, मतलब सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक होती हैं वो ब्रिटिश आक्रोश के खिलाफ ही चलती हैं। और क्या हुआ, अगला पॉइंट क्या है कि एक रूस में साम्यवादी सरकार बनती है, मजदूरों की सरकार बनती है, कृषकों की, बोल्शेविकों की सरकार बनती है 1917 में, ठीक है, जब रूसी क्रांति होती है। और रूस में लेनिन जो समर्थक थे आपके कृषक और किसानों के, तो उनकी सरकार बनती है। तो जब लोगों के, जैसे भारतीय जो किसान थे, तो भारतीय किसानों के मन में भी ये जागृत, एक भावना जागृत हुई, या जो मध्यवर्गीय, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उनके मन में भी भावना जागृत हुई कि हाँ, किस तरीके से विश्व में घटनाएं घटित हो रही हैं। जब रूस में ये चीज़ें घटित हो सकती हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं घटित हो सकती? क्यों हम ब्रिटेन को अपने ऊपर सरकार चलाने का मौका दे रहे हैं, हम अपने ऊपर शासन करने का मौका दे रहे हैं? तो यहाँ के जो लोग थे, किसान थे, तो ये सारे लोगों के मन में भी भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। और बीच में असहयोग आंदोलन भी होता है, 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन होता है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ें परिणत होती हैं जाके, ठीक है। और क्या होता है कि एक उपनिवेश विरोधी जो संघर्ष को प्रेरित करने का कारण एक और भी था कि जब दूसरा विश्व युद्ध 45 से समाप्त होता है, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जब ये यूनाइटेड नेशन बनता है, तो मूलतः ये कहा गया था, देखिए उस समय अमेरिका ही मुख्य योगदान था आपका यूनाइटेड नेशन के निर्माण में। तो अब अमेरिका खुद ही ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो वो कभी नहीं चाहता था कि ब्रिटेन या उपनिवेशवाद
दोबारा अब कभी इस तरीके से चीज़ें आएँ। तो अमेरिका खुद इस चीज़ का विरोध कर रहा था। तो ये जो बड़ी संस्था थी, विश्व की सबसे बड़ी संस्था थी, यूनाइटेड नेशन भी इस चीज़ उपनिवेशवाद का विरोध कर रही थी। तो ये एक प्रेरणा भारतीयों के मन में आई कि अब हमें भी क्रांति करनी चाहिए। ठीक है। और क्या है, अब देखिए राजनीतिक कारण तो हम लोगों ने देख लिए। आर्थिक कारणों में कौन कौन से कारण थे जो भारत में हुए। ठीक है। जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए और आरसी दत्त हुए। इन सभी लोगों ने जो ब्रिटिश नीतियाँ थी, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ में बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटेन के लोग थे, यूरोपीय कंपनी किस तरीके से यहाँ पर शोषण करती थी, लोगों को अत्याचार करती थी, उनसे किस तरीके से अकाल के समय भी वो किस तरीके से लगान को वसूल करती थी, उसमें कोई छूट भी नहीं देती थी। तो ये और यहाँ का पैसा निकाल कर जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जाता था। तो इसको इन्होंने नाम दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का दोहन का सिद्धांत। ठीक है। तो ये आर्थिक कारण थे। ये तीनों व्यक्तियों ने और भी बहुत से व्यक्तियों ने इन चीज़ों को चिन्हित किया कि भारत का पैसा, जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अब बिल्कुल बुरी स्थिति में, जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। ठीक है। और ये धन के दोहन, जो मुख्य किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसी से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं जाके। ठीक है। और क्या चीज़ थी कि जो दोनों विश्व युद्ध हुए थे, देखिए नो डाउट थोड़ा सा भारतीय उद्योगों को भी विकास मिला था। किस तरीके से कि जैसे दोनों विश्व युद्धों में जब इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो वहाँ पर उद्योग स्टार्ट हुए, वहाँ से माल यहाँ पर आया। ठीक है। इंडिया में, और इंडिया में जब आया तो यहाँ पर पैसा लगाया गया, वहाँ से माल भी आया, पैसा भी आ रहा है, पूंजी भी आ गई उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट भारत में करना चालू कर दिए। तो यहाँ पर रेलवे, प्रेस, बहुत सारी सड़कें, नहरें, इन सब चीज़ों का विकास भी इन्होंने किया। तो अनचाहे रूप से वो लोग ये चाहते थे कि यहाँ के कुछ लोगों को हम प्रशासनिक रूप से और आपका एक परिवहन व्यवस्था के रूप से हर तरीके से, रेलवे का विकास जो ये करते हैं, तो ये भी अपने हित में ही करते हैं, कोई भारत के हित में नहीं करते हैं। इनके सारे के सारे कार्य जो होते हैं वो ब्रिटेन के ही हित में हमेशा रहते हैं। ठीक है। और विश्व युद्धों में, जो दोनों विश्व युद्ध थी, तो उनमें इनको पैसा चाहिए था। तो अनचाहे रूप से इन्होंने भारतीय उद्योगों को विकसित करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया, क्योंकि उनको उस समय पैसा चाहिए था। ठीक है। यहाँ से बहुत तरीके की खेती करवाते थे, नील की खेती। और देखिए जो ट्रेडिशनल खेती थी उसकी नहीं करवाते थे ये लोग करवाते किसकी थी, तंबाकू की, कपास की, तिलहन की, जो नगदी फसलें होती हैं, तो उनकी खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, जो जिन पे अच्छा पैसा मिलता था उनकी खेती करवाते थे। ठीक है। और क्या था कि जो उद्योगपति थे, उद्योगपतियों के बीच में भी संघर्ष पैदा हो गया था कि जैसे जो विश्व युद्ध हुए थे, तो विश्व युद्ध के बाद मंदी का दौर स्टार्ट हो गया था। तो उनके जैसे भारतीय जो उद्योगपति थे, तो उनकी भी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। तो वो लोग भी आक्रोशित थे ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ और ब्रिटेन के खिलाफ में कि ये हमारे ऊपर शासन कैसे कर रहे हैं। ठीक है। और क्या हुआ कि एक सोवियत संघ का जो साम्यवादी मॉडल था रूस का, तो एक साम्यवादी मॉडल भी एक दिखाता था कि सबकी समानता की बात करता था, एक बंधुत्व भाईचारे की बात करता था। तो यहाँ पर क्या था, हर तरीके से जैसे एक न्याय था कि सभी को समान रूप से आय अर्जन होना चाहिए, समानता की भावना। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ का जो मॉडल था आर्थिक कारणों में, तो ये भी प्रभावित किया भारतीयों को संघर्ष करने के लिए। ठीक है। अब सामाजिक कारणों में हम देख लेते हैं कि सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। तो जैसे फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो फ्रांसीसी क्रांति जब होती है तो उस समय क्रांति के दौरान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बातें बहुत कही जाती हैं। तो इससे क्या है, भारतीय लोगों को भी प्रेरणा बहुत ही ज़्यादा मिलती है। उसके बाद एक आक्रोश इससे भी उठता है कि भारतीयों में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उससे पहले खिलाफत आंदोलन चलता है। तो खिलाफत आंदोलन में जो चलाया जाता है वो तुर्की के खलीफा जो थे,
तुर्की के खलीफा को पदच्युत कर देते हैं। तो इसके खिलाफ में लोग, भारतीय जो मुसलमान व्यक्ति थे भाई लोग, तो उन्होंने और गांधी जी ने भी इसका सहयोग दिया था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है, जिसका जिन्ना ने विरोध भी किया था। तो ये भारतीयों के मन में भी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश, जो मुस्लिम भाई लोग थे तो उनके उसमें भी सारी चीज़ें दिखाई देती थी कि हाँ, किस तरीके से भारतीय जनता, जो भारतीय लोग थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोगों के अंदर यह एक आक्रोश की भावना पैदा कर रहा था और संघर्ष के लिए हमेशा दिन प्रतिदिन प्रेरित कर रहा था। और क्या था कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही थी, ठीक है। महिलाओं की, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था तो इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी थी। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में बहुत बेहतरीन तरीके से आंदोलन में इनकी भागीदारी होती है। और महिलाएं हर तरीके से, जैसे शराब की दुकानों के सामने बैठ जाती थी जाके, ठीक है, बंद करवाने का प्रयास किया जाता था और बहिष्कार किया जाता था शराब की दुकानों का। किसी भी तरीके से महिलाओं की बातें कही जाती थी और महिला सशक्तिकरण भी ध्यान दिया जाता था, ठीक है। अब महिलाओं का योगदान भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने काम किया है, उषा मेहता हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, और बहुत सारी महिलाएं हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू हो गए, एनी बेसेंट हो गई। तो बहुत सारी महिलाओं ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसको करने में सहायता दी। और अगला क्या हुआ, अगला पॉइंट है कि लोगों में आक्रोश की भावना दिन प्रतिदिन धीरे धीरे और बाहर की परिस्थितियां मिलकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से परिस्थितियां बनती और लास्ट में संघर्ष होता है और भारत को जीत मिलती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स दोस्तों मैंने बताए कि किस तरीके से विश्व की कौन कौन सी घटनाएं थी और भारत की कौन कौन सी घटनाएं थी जिससे भारतीय लोग प्रेरित हुए। और कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में भी होंगे तो उनको भी आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट है उसको डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप लोग उत्तर को लिखिए और उत्तर को अपने बेहतरीन बनाइए। और लिखने के बाद मेरा यह व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आप लोग सेंड करिए। और दोस्तों एक व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, ठीक है, तो उसमें लमसम 300-350 प्रश्न प्रतिमाह आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। और एग्ज़ाम टाइम अब बिल्कुल कम है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चालू कर दीजिए। और एक दिन में लगभग कुछ नहीं तो 10 प्रश्न लिखना चालू करिए। आप मत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है बहुत ढेर सारे लोग लिखते हैं, लेकिन कम से कम ठीक है लिखते रहिए। मेरा ध्येय ये, कम से कम लिखते रहिए। अगर आप अपने प्रति ईमानदार होंगे तो आप ज़रूर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोगों के साथ में होगा। तो मैं ऐसी कोई स्थिति ना आए इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि जब टाइम नहीं रहेगा उस समय हड़बड़ी में चीज़ें नहीं होती हैं। अभी अच्छे से, बिल्कुल अच्छी प्रकार से राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो यह व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है इसकी जानकारी आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे दी है, तो वहाँ से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। और डिफेंस ऑप्शनल का भी चल रहा है, तो जो लोग डिफेंस, जिनका भी डिफेंस है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आज जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है और प्रश्न संख्या 88 है। और इसको भी आप लोगों को 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है। 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक या देशी कारक विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं। तो यह प्रश्न है। अब इसको आप लोगों को पहले समझिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं उनके कंटेक्स्ट में आपको बताना है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि यह किस प्रकार, जैसे जो संबंध हैं उनमें किस प्रकार देशीता का कारण जो विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो अब पहले संबंधों को हम लोग देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध जो रहे हैं, देखिए भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी कोई भी हो, हमारा अगर कोई पड़ोसी होगा तो हम सबसे पहली प्राथमिकता उसी को देते हैं,
ठीक है। हम अपने कम से कम पड़ोसी से तो बिल्कुल अच्छे संबंध बनाना ही चाहते हैं। अब वो अलग बात है कि चाइना और पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, शुरुआत से ही नहीं अच्छे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अब कुछ कुछ ठीक होते दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में संभवतः अच्छे रहेंगे। तो बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका से हमारा प्राचीन काल से ही हमारा वाणिज्यिक और धार्मिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और भारत और श्रीलंका के बीच में आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे संबंध रहे हैं, ठीक है। तो उस समय से अगर हमारे संबंध रहे हैं, और श्रीलंका मेनली दो टाइप के लोग पाए जाते हैं वहाँ पर। जो मूल निवासी हैं, वहाँ के मूल निवासी कौन है? सिंहलीस कहलाते हैं, ठीक है। और तमिल कौन है? तमिल हैं भारतीय मूल के लोग, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से उठकर श्रीलंका, तमिलनाडु से उठकर श्रीलंका चले गए, पहले से वहाँ रहते हैं। तो ये भारतीय मूल के लोग हैं। अब क्या है, कन्फ्लिक्ट्स यहीं पर उत्पन्न होता है कि दो समुदाय, सिंहली और तमिल, इन दोनों के बीच में ही विरोध हमेशा चलता रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार देशीय कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अब जैसे 90 के दशक में एक घटना हुई थी, ठीक है। जैसे बात करते हैं आज़ादी से, ले लीजिए कि आज़ादी से सिंघली ही वहाँ रहे हैं, ठीक है। सिंघली आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, तो उस समय से सिंघली रह रहे हैं। और तमिलों के साथ में क्या है, तमिलों के साथ में बहुत ही गलत भेदभाव किया जाता है, उनके साथ बहुत ही उत्पीड़न किया जाता है। और उत्पीड़न के साथ में जब प्रताड़ना दी जाती है, तो इसी के साथ में वो लोग भी हिंसक संघर्ष के लिए उतारू हुए, ठीक है। और हुआ क्या कि 90 के दशक में यह हुआ था कि 90 के दशक में गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध के लिए श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी। मदद मांगने पर भारत ने शांति एक सेना भी भेजी। शांति सेना भेजने के साथ ही ऑपरेशन पवन चलाया गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ निकल कर आई कि तमिल जो थे, तमिल लोगों ने यह आरोप भारत पर लगाया कि वो हमारे हितों की रक्षा नहीं करते हैं, जबकि हम खुद भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है। तो अब बात आ रही थी तमिल की। तो तमिल लोगों ने यही आरोप लगाया कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने श्रीलंका का साथ दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी भारत और श्रीलंका के संबंध से संबंधित। अब भारत और श्रीलंका की सरकार, भारत और श्रीलंका सरकार के विरोध में तमिल क्यों हैं, ठीक है। तो अब इसको मेन रीज़न ये देखना है, ठीक है। तो अब देखिए, तमिल जो हैं मूल रूप से द्रविड़ मूल के हैं और इनकी भावनाएं भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, द्रविडियन से जुड़ी हुई हैं। और क्या है कि भारत, तमिल लोग ये हमेशा आरोप लगाते हैं इनके, जैसे तमिल लोग हैं, तमिल लोग श्रीलंका के खिलाफ भी आरोप लगाते हैं, ये तो अत्याचार ही करते हैं, लेकिन ये लोग भारत के खिलाफ भी आक्रोश, विरोध व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अब विरोध के कारणों को हम लोग देख रहे हैं कि जैसे तमिल लोग कहते हैं कि भारत हमेशा श्रीलंका को सहयोग करते हैं, ठीक है। हमें दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो भारत कभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता, जबकि हम भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। भारतीय मछुआरों पर हमला भी किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है तमिल लोगों में आक्रोश की। तमिल लोगों की और भी क्या विरोध के कारणों में कौन से कारण थे कि जिस समय गृह युद्ध हुआ था, तो गृह युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग विस्थापित हो गए, शरणार्थी के रूप में भारत भी आए। तो अब उनके पुनर्वास की समस्या, खाने पीने की समस्या, भोजन पानी की समस्या, मतलब ये सारी दिक्कतें उनके साथ। तो ये लोग क्या बोलते हैं, दोनों देशों पर विरोध में रहते हैं कि हाँ, श्रीलंका सरकार और भारत की सरकार कोई हमारा ध्यान नहीं देती है। श्रीलंका तो देती ही नहीं, लेकिन अगर भारत को देना चाहिए तो वो भी नहीं दे रही है, ठीक है। और क्या है कि भारत के ऊपर आरोप ये लगाते हैं तमिलियंस कि कभी भी यह हमारा जो मुद्दा होता है, जैसे हमारे ऊपर कोई अत्याचार होते हैं या हमारे जो अधिकारों का हनन होता है, हमें अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कभी भी भारत जो भी श्रीलंका में मुद्दे उठते हैं या कोई मुद्दा उठता है, तो उसको कभी वैश्विक मंच पर नहीं ले जाया जाता। कभी भी भारत उस मुद्दे को वैश्विक मंच पर नहीं ले जाता और वहाँ पर अत्यधिक अत्याचार किया जाता है सिंघलीस के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा।
तो ये चीज़ें तमिलियंस को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार दोनों के विरोध में संघर्ष करते रहते हैं ये। ठीक है, अब देखिए कुछ कदम भारत की तरफ से भी उठाए गए हैं कि भारत, जैसे तमिल लोग क्या कहते हैं कि ये बात है कि श्रीलंका और भारत हमारे कोई किसी तरीके से सहायता नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि भारत सरकार के साथ मतलब ने भी कुछ कदम उठाए हैं, तो उन कदमों को भी देख लेते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में या काफ़ी समय से तो राष्ट्रमंडल सम्मेलन जब होते हैं तो राष्ट्रमंडल सम्मेलन में अब पीएम को नहीं भेजा जाने लगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को अब नहीं भेजा जाता, वहाँ पर विदेश मंत्री ही जाते हैं। तो ये एक दर्शाता है कि हम श्रीलंका से किस तरीके से, जब हमारी बात नहीं मानता तो हम उसके साथ रिलेशंस क्यों अच्छे रखें। ठीक है, वैश्विक मंच पर भी श्रीलंका की आलोचना करना स्टार्ट कर चुका है भारत। ठीक है, भारत ने भी कदम उठाए हैं, चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मंचों पर उन चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, लिट्टे के दमन, जिस समय लिट्टे का दमन हो रहा था तो उस समय सैन्य सामग्री भी भारत ने श्रीलंका को नहीं दी थी। ठीक है, ये कदम भारत ने उठाए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और नो डाउट भारत सरकार के बहुत सारे कदमों के बावजूद भी श्रीलंका और हमारे भारत देश के बीच में संबंध अभी उतने प्रगाढ़ या अच्छे नहीं हो पाए हैं जितने बुरे हो चुके हैं, और व्यापार पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। दो देशों के बीच में व्यापार का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बुरा पड़ता है व्यापार पर, और यहीं पर श्रीलंका पर जो अन्य कंट्रीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, तो ये अपना प्रभुत्व दर्शाने लगते हैं और अपनी चीज़ों को बताने लगते हैं, अपनी ऐड देने लगते हैं, कुछ सहायता करने लगते हैं कि हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, आपके यहाँ ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और लगाए भी जा रहे हैं। तो यह विदेश नीति को भी हर तरीके से प्रभावित करते हैं। तो देखिए इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, और कुछ पॉइंट्स आपने भी पढ़े होंगे, तो जो भी प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, 3 पार्टों में ही आप लोगों को लिखना है। और जो प्रश्न लिखिए उसमें अगर कोटेशन डाल सकते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न में निष्कर्ष में आप लोगों को देखिए सारी चीज़ें विदेश नीति से संबंधित है कि आप लोगों को जैसे जो संबंध थे, रिलेशन किस तरीके से दो लोगों के बीच में चेंज हुए। ठीक है, विदेश नीति किस तरीके से चेंज होती है, भारत श्रीलंका के बीच में तमिल लोगों के हस्तक्षेप से नीतियाँ किस तरीके से बदल गईं। ठीक है, तो ये क्या है, देसी कारक है। ठीक है, क्योंकि देसी कारक इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि जो तमिल हैं वो बाहरी नहीं हैं, भारतीय मूल के लोग ही हैं जो श्रीलंका में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को निष्कर्ष बहुत अच्छी तरीके से दीजिए, और किसी विचारक की लाइन हो तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर लिखते रहिए दोस्तों, आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं और प्लीज़ आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।